पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा है, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के बारे में। इससे पहले गांधी जी आए, सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेदा सत्याग्रह और भी 2-4 सत्याग्रह जो गांधी जी ने करे। फिलहाल में हम लोग बढ़ने वाले हैं तो अपना टॉपिक आज का है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बट उससे पहले देखो, ऐसा नहीं है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत लेट आया, 1930s के टाइम पे आया। तो क्या हुई, चीज़ें धीमे धीमे उसके तरफ बढ़ना चालू हुई। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ से चालू होता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले मैं आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की एक बार झलक दोबारा दिखा देता हूँ। ओ भैया ज़्यादा खा लिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसकी झलक देख लो भैया, कब चालू हो गया था? मई 1920 में स्टार्ट हुआ। मेन इसके हेड कौन थे भैया? इसको गांधी जी पूरी तरीके से हेड ओवर कर रहे थे। इसमें क्या करा भैया, स्टूडेंट जो थे, मैंने आपको बता चुका हूँ, स्टूडेंट सब अपना स्कूल छोड़ के आ गए थे, क्योंकि उनको क्या है, कुछ भी आ जाए, कोरोना आ जाए, फलाना आ जाए, हाल स्कूल छोड़ने को तैयार हो जाते। इसके बाद क्या है भैया, जो टीचर्स होते थे वो भी छोड़ के आ गए थे भैया। इनका सैलरी का था, इनका देखोगे तो आप बड़ी चीज़ मानी जाती है। इसके अलावा लॉयर वगैरह अपनी प्रैक्टिस, डॉक्टर्स वगैरह अपनी नौकरी छोड़ के आ गए थे। इसका अगर देखोगे आप तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अगर ये लंबे टाइम तक चलता तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकता था ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से, नहीं चीज़ें आप कहें, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई जो कि गांधी जी ने बोली भी नहीं थी, लेकिन वो चीज़ें होने लगी। जैसे नॉन वायलेंस, गांधी जी बिल्कुल खिलाफ होते थे, सॉरी वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ थे गांधी जी, लेकिन लोगों ने फिर भी वो चीज़ करी। तो इसी वजह से गांधी जी को पता था कि लोगों में अभी उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है कि मूवमेंट कैसे चलाया जाता है, किस तरीके से हैंडल करा जाता है। बस लोग अपने अपने हिसाब से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो इसी वजह से जो मूवमेंट है वो आगे जाके फेल हो गया। अब आप देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल क्यों हो जाता है। अच्छा, इसके बीच में एक बात आती है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही थी, आपको भली भांति पता होगा कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था संघ में, अच्छा नाथ है, ठीक है, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तब आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था तो इसमें क्या कर रहा था, ब्रिटिश के संग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, संघ में स्वराज और बॉयकॉट कर रहे थे। तो बॉयकॉट के टाइम पे क्या करे जा रहे थे, ब्रिटिशर्स के कपड़े जला, मतलब जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के द्वारा जो कपड़े आते थे भारत, उनको जलाया जा रहा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे एक लाइन बोली थी कि अगर आपको कपड़े जलाने हैं तो आप ब्रिटिशर्स के जलाइए, गरीबों के कपड़े जलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गरीब ऑलरेडी गरीब है और उसके कपड़े जला के आप एक तरीके से उसका जो मतलब इनकम ही होती है वो उनका रुपया ही है एक तरीके से उनके लिए। तो वो तो आप उस चीज़ को क्या कर रहे हैं भैया, ख़त्म कर रहे हैं। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या आता है, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, झांसी वाले और वहाँ वाले ग्वालियर वाले, इनकी जो अर्थी थी, इनकी जो डेथ बॉडी थी विद सम्मान, जी, इनको क्या करा गया था, मुस्लिम भाई जो अपने थे मोहम्मद अली और शौकत अली, इनके द्वारा इनको कंधा दिलवाया गया था। मतलब अली ब्रदर्स के द्वारा इनको कंधा दिलवाया गया था ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है, आप देखेंगे केरल में 1922 में, कब भैया, केरल में 1922 में एक था अली मुंशिया, ठीक है, मुंशिया जो भी है, ठीक है, ये क्या था, अली मुंशिया। इसने क्या करा था भैया, एक गोपाला था ब्रिटिशर्स करके, ठीक है, गोपाला था ब्रिटिशर करके, उसको मार दिया था, मतलब उसका रट्टा खत्म कर दिया था। इसको थोड़ा से बिक रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसको क्या कर दिया था, मार दिया था, मार के निपटा दिया था मतलब। तो ये भी एक रीज़न बता। अब लेकिन जो मेन रीज़न आता है जो आपकी किताब में दिया हुआ है वो है चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट, ये मेन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही रट लो पास हो जाओगे। ऐसा नहीं है, कैमरा चल रहा है, ठीक है। क्या हुआ भैया, चौरी चौरा इंसिडेंट, यहाँ पे आप देखेंगे लोग क्या हुए, बहुत यार 2-3 सालों से जो लोग 1920 से मई 1920 से मूवमेंट चालू हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लेकिन मार धाड़ नहीं चल रही थी, और जब तक फिल्मों में एक्शन नहीं होता है भारतीयों को पसंद ही नहीं है। तो क्या होता है, 5 फरवरी का दिन था, कब था भैया, 5 फरवरी, डेट याद रखना, ऐतिहासिक डेट,
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है। तो क्या होता है चौरी चौरा में, चौरी चौरा कहाँ है भैया आपका गोरखपुर के पास, कहाँ है चौरी चौरा, गोरखपुर के पास। गोरखपुर कहाँ है तुम लोग कहोगे, अरे यूपी में है भैया, चौरी चौरा कहाँ है, यूपी में। गोरखपुर कहाँ है, यूपी में। तो गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, लोग इतने ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं चीज़ों को देख के मतलब ब्रिटिशर्स का सपरेशन देख के इतने ज़्यादा मतलब वायलेंट होने लगते हैं। अब इन लोगों से सहा नहीं जाता, तो ये लोग क्या करते हैं, पहुंचते हैं चौरी चौरा, वहाँ पे रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, यहाँ पे इनको आग लगाना चालू कर देते हैं। जिसमें आप देखेंगे ये लोग क्या पहुंचते हैं, एक पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। वहाँ पे समवट 20 या 22 ब्रिटिशर्स थे। ये लोग क्या करते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनके ऊपर मिट्टी का तेल डालते हैं। जैसे ही वो लोग भागना चालू करते हैं तो वो लोग जेल के अंदर जाके बंद हो जाते हैं और अंदर से ताला लगा लेते हैं। तो उन लोग को ये लगता है कि अब कैसे आएगा भारतीय, अब कैसे आएगा तुम लोग हमारे अंदर हमको आग लगाने। तो भारतीय कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग क्या करने लगते हैं, बाहर से ताला लगा देते हैं भारतीय। वो लोग कहते हैं ये क्या कर रहा है, बहुत गलत हो रहा है। भारतीय समझाते हैं कि भैया अब आप अंदर ही जलेंगे, और उनको क्या कर दिया जाता है, उन पर मिट्टी का तेल डाल के उन पर आग लगा दी जाती है। यहाँ पे करीबन 22 ब्रिटिशर्स यहाँ पे मारे जाते हैं। तो ये मूवमेंट क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, जो कि गांधी जी उसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं थे। इसी वजह से आप देखेंगे 12 फरवरी को, कब भैया, ठीक 7 दिन बाद 12 फरवरी को ये मूवमेंट क्या कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। अब देखो 12 फरवरी को वापस ले लिया, यहाँ बवाल कटा, गांधी जी गुस्सा हो गए, वो ठीक है। लेकिन जैसे ही 12 फरवरी को ये मूवमेंट गांधी जी ने वापस लिया, तो गांधी के संग में जो इतना बड़ा इंडिया एक साथ में चल रहा था, वो कहीं ना कहीं गांधी जी के खिलाफ हो गया। और जब गांधी जी के खिलाफ हो गया, आपने एक चीज़ देखी, अभी तक 1920 से 1922 तक अभी भी गांधी जी को अरेस्ट नहीं करा गया, जबकि गांधी जी इतना ज़्यादा आतंक काट रहे हैं। इसका मेन रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि गांधी जी के सपोर्ट में उतने टाइम पे जनता खड़ी थी, और ब्रिटिशर्स इतना रिस्क नहीं ले सकते थे कि उनके खिलाफ चले जाएं, क्योंकि अभी एक को अंदर करते बेचारे सब सामने आ जाते तो ये दिक्कत हो जाती। तो क्या करते हैं, जैसे ही ये गांधी जी के खिलाफ जनता जाती है, तो गांधी जी को क्या कर लिया जाता है भैया, वहीं पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है भैया, गिरफ्तार। कब कर लिया जाता है, 19 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कितने साल की सजा दे दी जाती है, 6 साल की सजा गांधी जी को दे दी जाती है। जब भैया 6 साल की सजा दे दी गांधी जी को, समस्या क्या थी, जब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हुआ, तो इस नॉन कोऑपरेशन में हमारे सुभाष चंद्र बोस ये क्या करे थे भैया, अपनी IAS की नौकरी छोड़ के आ गए थे। तो ये बोस क्या होते हैं, जैसे ही 12 फरवरी को ये मूवमेंट वापस ले लिया जाता है, तो जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, ये भी क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि मतलब यार हम अपनी IAS की नौकरी छोड़ के आ गए, तुमने अपने आत्मसम्मान के लिए मूवमेंट खत्म कर दिया। गजब खेल करते हो गांधी जी, ऐसे नहीं चलेगा गांधी जी। सुभाष चंद्र बोस ने समझाया, कहने लगा गांधी जी यहाँ सब चला गया है मेरा, तुमने मूवमेंट वापस ले लिया, ना यहाँ गिरा है ना वहाँ गिरा है। सुभाष चंद्र बोस गलत है। सुभाष चंद्र बोस क्या हो जाते हैं, यहाँ पे गांधी जी के खिलाफ हो जाते हैं। आप देखेंगे 19 मार्च 1922 को गांधी जी को क्या हो जाती है, 6 साल की सजा हो जाती है। लेकिन गांधी जी जैसे तैसे भुखमरी का, अनशन का, फलाना ठिकाना का नाटक करके, बीमारी का नाटक करके 1924 में क्या हो जाते हैं भैया, जेल से वापस आ जाते हैं। कहाँ पे, जेल से वापस 1924 में क्या हो जाते हैं, जेल से बाहर निकाल दिए जाते हैं, और सीधा अपना धोती ऊपर करके कहाँ पे पहुँचते हैं, बेलग्राम। यहाँ पे पहुँचते हैं बेलगांव या बेलग्राम में पहुँचते हैं। वहाँ पे चल रही थी कांग्रेस की मीटिंग। वहाँ पे क्या चल रही थी भैया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आप कह सकते हैं 1924 का जो इंडियन INC का जो आप क्या कहते हैं इसको सेशन था, वो कहाँ पे हुआ था, बेलग्राम में हुआ था। एकलौता सेशन है जहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बने थे, आपके गांधी जी बने थे। द मीटिंग वाज हेडेड बाय गांधी जी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है भैया, यहाँ पे आप देखेंगे कर्नाटक में, इन्हें पता नहीं क्या कह दिया था इनको, अच्छा गांधी जी क्या हुए थे, इकलौती पहली और आखिरी बार क्या हुए थे, यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे। इसके बाद इनने यहाँ पे क्या करा था, उतने टाइम पे बहुत ही बड़ी बीमारी फैली थी। क्या फैला था उतने टाइम पे, बहुत बड़ी बीमारी फैली थी जिसको कहते हैं प्लाक। तो 1924 में इनने क्या करा था, प्लाक के मरीजों का भी
इलाज करा था, खुद ही छुआ था, मतलब जिनको छूने से लोग घबराते थे इन्हें खुद ही उनके पास धोती अपना लुंगी लपेट के चले जाते थे, उनको छूते थे, उनको संतावना देकर उनको ठीक करते थे। इसके बाद आप देखेंगे इंग्लैंड में क्या होती है। अच्छा ये वाली, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई, 1924 के प्लाग तक की बात समझ में आ गई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाला पार्ट समझ में आ गया। अच्छा इसी के बीच एक और चीज होती है, स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन। स्वराज पार्टी, समझे बात को भैया। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। सीआर दास का फुल फॉर्म क्या है? चित्तरंजन दास। सीआर दास का फुल फॉर्म क्या है भैया? चित्तरंजन दास। क्या था समझो बात को। अब गांधी जी का मोनोपोली बिजनेस था। गांधी जी पूरे, अब यहाँ देखोगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे में फेमस कौन? गांधी जी। 1915 में झांसी से आया, विदेश से आया, साउथ अफ्रीका से एक लौंडा आया, वो पूरे में फेमस चल रहा था। यहाँ पे मोतीलाल नेहरू कहते हैं हमारा तो दबदबा कम होता चला जा रहा है। संग में वो सीआर दास कहते हैं मेरा भी दबदबा कम होता चला जा रहा है। एक मिनट रुक जाओ, पता नहीं क्या फेंक गया। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं भैया? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास क्या कहते हैं? मेरा दबदबा। क्योंकि मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े आदमी थे। इवन आप देखेंगे जो इनका बेटा जवाहरलाल नेहरू क्या करता था? बाहर पढ़ता था, राजाओं के संग ये रहा है, इतने बड़े कॉलेज में पढ़े हैं, तो ये छोटे मोटे आदमी तो नहीं थे। तो भैया ये क्या करते हैं? बहुत बड़े, इनका रौला कम हो रहा था, रौला टाइट था, लेकिन गांधी जी के आने से रौला कम हो गया। तो इनने कहा कि गांधी जी की हम मोनोपोली नहीं चलने देंगे, हम अपना खुद का बिजनेस सेटअप करेंगे। तो इनने कौन सी पार्टी बना ली? स्वराज पार्टी बना ली। कौन सी पार्टी बना ली भैया? स्वराज पार्टी बना ली। इनका स्वराज पार्टी बनाने का मोटिव समझो। इन्होंने कहा था, मोटिव मेन था कि हम अंग्रेजों के संग में मिलके अंग्रेजों को बर्बाद कर देंगे, मतलब हम दीमक बन के अंग्रेजों को खाएंगे। स्वराज पार्टी का मेन मोटिव क्या था? कि हम दीमक बन के अंग्रेजों के बीच रहेंगे, उन्हीं को खाने का काम करेंगे। ये हमारा मेन स्वराज पार्टी का मोटिव था। इसके बाद भैया इसमें आपके चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास भैया गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के। चित्तरंजन दास कौन थे भैया? गुरुजी थे। किसके गुरुजी थे? सुभाष चंद्र बोस के गुरुजी थे। इतनी बात समझ में आ गई भैया आपको। इसके बाद आता है, इसके हेड किसको बनाया गया था? चित्तरंजन दास को। वाइस हेड किसको बनाया गया था? मोतीलाल नेहरू को। इनका कहना था कि हम असेंबली में पहुंचकर चुनाव लड़कर जीतेंगे, लेकिन 45% वोट ही मिले। भैया इनने क्या कहा? हम अंग्रेजों की असेंबली में जाएंगे, वहां पे जाके जीतेंगे। जीतेंगे तो दूर की बात है, इनको कितना वोट मिलता है? 45%, लेकिन फिर भी बहुत था यार, फिर भी बहुत था गांधी जी के मुकाबले, तो फिर भी बहुत था। गांधी जी की फैन फॉलोइंग बहुत थी, सब्सक्राइबर बहुत थे। वो बात अलग है, गांधी जी के टाइम पे यूट्यूब चलता होता तो गांधी जी का भी एक यूट्यूब चैनल होता। गांधी जी के टाइम पे अगर यूट्यूब चलता होता या इंस्टाग्राम चलता होता तो मैं भी गांधी जी और फेमस होते जितने हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। खैर दोनों का अपना अपना इम्पैक्ट है, दोनों की अपनी अपनी विचारधाराएं, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। इनने संघ में क्या कहा था? पहला तो कहा था कि हम भैया वहां पे जाएंगे, जाके जीतेंगे। इनने गांधी जी ने कहा जाओ घुमाओ, ठीक है। तो 45% इनको वोट मिले। संघ में इनने क्या कहा था? कि भैया हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिलवाएंगे, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिलवाएंगे। किसने कही थी? मोतीलाल नेहरू ने। आगे मैं आपको एक खतरनाक कहानी सुनाऊंगा मोतीलाल नेहरू के बारे में। तो मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था? हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिलवाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो भैया क्या होता है, लेकिन ये जो पार्टी थी वो फेल हो जाती है। क्यों हो जाती है भैया और फेल? क्योंकि उतने टाइम पे ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा था भैया, स्टेट सेंट्रल में अलग स्टेट में अलग, तो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा था, तो इसकी वजह से ही फेल हो जाती, क्योंकि ये थे तो कहीं पे भी नहीं। दूसरा इनकी जो मांगे थी वो थोड़ा सा अलग तरीके से हो रही थी, जिससे ब्रिटिशर्स प्रभावित बिल्कुल भी नहीं थे। इसके बाद एक इंसिडेंट हो जाता है यहाँ पे, आप अच्छा सॉरी यहाँ पे इसमें आप देखोगे जाति की उच्चता थी मेन। इसका फेल होने का कारण क्यों था? कास्ट। इसमें भैया बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े कास्ट के लोग थे, उन्हीं को जगह दी जा रही थी। तो ये मेन था कि इसी वजह से क्या होने लगे, इनको मजबूरी में ये पार्टी 1928 में जाके खत्म हो जाती है और जनता इनके में क्या हो जाते हैं? खिलाफ हो जाते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं था कि ये डायरेक्टली खिलाफ हो जाते हैं। आप देखेंगे इनका पार्टी में एक एजेंट मैनिफेस्टो था।
इनने कहा था कि हम अगर जीत भी जाएंगे तो ब्रिटिशर्स की असेंबली में कभी भी किसी इंडियन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, मतलब इलेक्ट नहीं होने देंगे, मतलब वहाँ पे इलेक्ट हो जाएगा तो जीतने नहीं देंगे। लेकिन क्या होता है, एक इनका क्या होता है, वल्लभ भाई पटेल, कौन थे भैया, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल क्या हो जाते हैं आपके 1928 में जाके इनको क्या बना दिया जाता है, विधानसभा का स्पीकर बना दिया जाता है, जिसके कारण से जो लोग थे वो समझ जाते हैं कि ये भी राजनीति करने आए हैं, सिर्फ वोटों की राजनीति, और फिर इनसे इनका समर्थन चला जाता है और बेचारों को यहाँ से भागना, मतलब ये पार्टी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद और बीच में 2-4 सत्याग्रह होते हैं, जैसे कि वलसाड़ सत्याग्रह, आप देखेंगे उसको वलसाड़ सत्याग्रह को गुजरात में चलाए तुम्हारा वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया गया। ठीक है, इसके बाद बायकॉम सत्याग्रह चलाए, टी.के. माधवन के द्वारा चलाया गया। ठीक है, इस और भी बहुत सारी चीज़ें चली। इसके बाद क्या है, आप देखेंगे नलिनी कांड हुआ था, एक नलिनी ने क्या कर दिया था, ये तो केरल का था, इसमें खैर अपने सिलेबस से कोई भी लेन देन नहीं। इसके बाद मेन आता है साइमन कमीशन। कौन आता है भैया मेन, साइमन कमीशन। बात समझो लल्ला में, जब 1919 में 1918 में जब ब्रिटिशर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीते तो 1919 में गांधी जी ने ब्रिटिशर्स से मांगा कि आप हमारे लिए अब क्या करेंगे, हमने आपको क्योंकि आर्मी दी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए, तो उनने वैसे तो हमको क्या दिया, जलियांवाला बाग दिया, चौरी चौरा तो खैर हमने उनको दिया, लेकिन उनने हमको ज़्यादा इम्पैक्ट दिया। तो 1919 में ब्रिटिशर्स ने बोला था कि हम आपके लिए एक ऐसा कमीशन लाएंगे आज से 10 साल बाद, जो कि आपके लिए क्या करेगी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन और आपको इंडिपेंडेंट कराने में मदद करेगी, आपको देश कैसे चलाया जाता है उसको सिखाने में मदद करेगी। लेकिन क्या होता है, कमीशन क्या होता है, थोड़ा सा पहले ही आ जाता है, और इंडिया में कब आ जाता है, 1928। खैर कोई दिक्कत नहीं थी, इनने क्या कहा था, हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाएंगे इंडिया के लिए। इसमें टोटल कितने लोग थे, 7 लोग थे। 7 लोग में से इसका हेड कौन था भैया, सर जॉन साइमन, इसीलिए कमीशन का नाम भी क्या पड़ गया, साइमन कमीशन। हेड कौन था भैया, सर जॉन साइमन। इसके बाद इसमें से एक और मेंबर था जो कि 1945 में जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंग्लैंड बनता है, प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटेन बनता है, उसका क्या नाम था, माउंट एडमंड एटली। यही वो आदमी था जिसने भारत को कहीं ना कहीं आज़ाद कराने में मदद करा था। तो कौन था, माउंट एडमंड एटली। इनने क्या करा भैया, साइमन कमीशन। उतने टाइम पे भैया वहां पे कौन सी गवर्नमेंट थी, टोरी गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट थी, टोरी गवर्नमेंट। यस, आप सीधा सीधा कहें कि 1919 में कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ ब्रिटेन, कौन सी पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ ब्रिटेन, ये क्या कर देती है भैया, ये 8 साल बाद एक कमीशन भेजती है जिसका नाम 1927 में साइमन कमीशन पड़ता है। साइमन कमीशन कह लो या फिर आपको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन इसको कह सकते हैं। इसमें 7 मेंबर थे, 7 कैसे थे, गोरे थे, इसीलिए इस गोरे को क्या कहा गया, व्हाइट कमीशन भी कहा गया, इसीलिए इसको क्या कहा, सफ़ेद कमीशन या फिर व्हाइट कमीशन भी कहा गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 1928 में जैसे ही भारत आता है इसका स्वागत लाठों डंडों के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ होर्डिंग्स के साथ करा जाता है। ऐसे लोग खड़े हुए थे और कह रहे थे गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे, वही खड़े लेके हो गए थे, गो बैक साइमन कर रहे थे। साइमन जी यहाँ पे उतरते हैं, उतर ही नहीं पाते, उनका पैर जैसे ही पड़ता है भारतीय हाल, ऐसा पैर पड़ने भारतीय हाल रोक लेंगे, वापस, हाँ यहाँ से वो वापस उनको भगा देते हैं और ये अपनी 7 मेंबरों की पार्टी लेके यहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए जो साइमन कमीशन था वो शांत हो गया। लेकिन उतने टाइम वाइसरॉय ऑफ इंडिया का था लॉर्ड इरविन। कौन था भैया वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड इरविन। ये क्या करता है, जैसे ही जो कमीशन था वो वापस चला जाता है तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की वो गुस्सा हो जाती है इरविन से कि किस तरीके से तुम भारत में शासन कर रहे हो कि यहाँ के लोग ही तुम्हारे खिलाफ हैं और कमीशन को आने नहीं दे रहे हैं। तो लॉर्ड इरविन जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, जिस वजह से आप देखेंगे लॉर्ड इरविन गांधी जी को, मोतीलाल नेहरू को, चित्तरंजन दास को, इन सबको बुलाता है, कहता है इधर आओ, एक सेकंड रुकना, कैमरा देख लो, ठीक है। ये क्या करता है भैया, इन सबको बुलाता है। बुलाने के बाद क्या करता है, वो कहता है अब बताओ तुम लोग क्या कर लोगे, तुम लोग में अगर इतनी तुम लोग की हैसियत है कि आप उस कमीशन को भगा सकते हैं और आप उसके लिए हमसे लड़ाई लड़ सकते हैं, तो आप लोग अपना कमीशन खुद क्यों नहीं बना देते। मोतीलाल नेहरू कहते हैं रोला तो मेरा टाइट, बना लूँगा मैं, ठीक है।
तो इस पे क्या कहता है, लॉर्ड इरविन शर्त रखता है कि आप अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, जो यहाँ की सारी जो पार्टी हैं उस पर उसके हस्ताक्षर या फिर उस पर उसके साइन होने चाहिए। दैट मीन्स एक सारी पार्टी वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन माने। तो यहाँ पे क्या होता है, मोतीलाल नेहरू को लगता है हाँ ठीक है, लेकिन उतने टाइम पे एक पार्टी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग हेडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, और ये भली भांति बात लॉर्ड इरविन जानता था कि ये पार्टी कभी भी इनके संग में नहीं आने वाली, क्योंकि इनको तो अपना गजवा हिंद चाहिए था, कैसे साथ में आ जाते हैं। ठीक है, तो 1928 में क्या हो जाती है, 1929 में क्या होता है भैया, ये यहाँ पे इरविन क्या करता है, इन लोग को चैलेंज देता है। मोतीलाल नेहरू कहते हैं ठीक, देखो मेरी कितनी इज्जत है, हाल क्या ले अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं रात दिन, ये कहते हैं हाँ इंग्लैंड का छाप ले, थोड़ा अमेरिका का ले ले, ऐसे करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं। पहुँचते हैं इरविन के पास, लीजिए, और इरविन वो फाड़ के फेंक देता है। क्यों फाड़ के फेंक देता है, क्योंकि भली बात उसको पता था कि मोहम्मद अली जिन्ना उस एग्रीमेंट पे साइन नहीं कराता। तो वो क्या है, वैसे मोतीलाल नेहरू समझाने की कोशिश करते हैं कि हम एडमेंट को उसको ले लेंगे संग में, लेकिन वो कहता है नहीं, और वो उस कागज़ को सामने फाड़ के फेंक देता है। यहाँ पे हो जाती है मोतीलाल नेहरू की बेइज्जती, और उनके पीछे बेइज्जती देखने वाला कौन था, जवाहरलाल नेहरू। उस दिन खैर आप एक चीज़ समझिए, इसके बाद आपको मोतीलाल नेहरू देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू को गुस्सा आती है और जवाहरलाल नेहरू वापस पहुंचते हैं अपने जगह पे, और वहाँ पे भैया क्या करते हैं ये लोग, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है भैया, मोतीलाल नेहरू की बेइज्जती हो जाती है और जवाहरलाल नेहरू वहाँ से वापस चले जाते हैं। इसके बाद भैया कौन पहुँचेगा वहाँ पे, लॉर्ड इरविन के पास मोहम्मद अली जिन्ना अपना एक खुद का 14 पे लाइन्स का कॉन्स्टिट्यूशन लेके, लेकिन उसको भी क्या कर देता है, मोहम्मद अली जिन्ना मानने से मना कर देता है। और ये जो साइमन कमीशन आया था, ये क्या करता है, 1930 में अपनी रिपोर्ट देता है। क्या करता है, 1930 में अपनी रिपोर्ट देता है, जो कि आप बाद में जाके देखेंगे वो आपके लिए काम करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का काम करेगा, जो कि अपना लगभग 75 to 80% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसी से लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू को गुस्सा आ जाता है तो जवाहरलाल नेहरू वापस पहुँचते हैं, और इसके बाद भैया कांग्रेस का कौन सा सेशन होगा, लाहौर सेशन होगा। इसके बाद कौन सा सेशन होता है भैया, कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है। लाहौर सेशन में जब जवाहरलाल नेहरू पहुंचते हैं, ये क्या कहते हैं, जब मध्य रात्रि में, भैया जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं वहां पे पहुंचने के बाद, अभी तक ये लोग क्या मांग रहे थे, स्वराज स्वराज कर रहे थे, लेकिन अब जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब फुल टू आज़ादी हमको चाहिए, कहीं पे भी घूम सकें, कहीं पे भी खा सकें, कहीं पे गोलगप्पे पी सकें, कहीं पे भी कुछ भी कर सकें, हम अपने कपड़े सलाने में विदेश भेज सकें, हमको फुल टू आज़ादी चाहिए। तो उसी रात्रि 12 बजे वो कहते हैं, जब पूरा देश जो है वो सो रहा होगा, तब भारत वाले मध्य रात्रि में अपनी जीत का आगाज कर रहे होंगे, या फिर जो अपनी आज़ादी का आगाज कर रहे होंगे। समवट ऐसी ही लाइन थी उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पूरी तरीके से पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। जब मध्य रात्रि पर दुनिया सो रही होगी, तब भारत के लोग अपने आज़ादी का जश्न मना रहे होंगे। ये चीज़ भैया क्या हुआ था, ये चीज़ जो जवाहरलाल नेहरू के वर्डिंग्स थे, कहाँ से लाए थे भैया, अमेरिका से लाए थे। ठीक है, इसके बाद 1935 आएगा, फिर 1935 अपन लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग मेन चालू करेंगे अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो भी आपका डाउट है आप एक बार हमसे मतलब कहीं पे भी डिस्कस कर सकते हैं, आप समझदार